वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के लगभग 30 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज हैं जिसे सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके अलग अलग जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जहाँ पे भी आपका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, सांख्यिकी के सिलेबस में जो मीन, मीडियन, मोड, फिर डिस्पर्जन, अपकिरण के जो माप होते हैं, कोरिलेशन है, उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उसे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहला कथन है कि माध्य विचलन समांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक किसी से भी निकाला जाता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो माध्य विचलन जो है वो समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक किसी से भी ज्ञात तो किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो माध्य है वो क्या होता है? माध्यिका होता है। दूसरा है हमारा मानक विचलन केवल समांतर माध्य से निकाला जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे हम केवल मीन से ही निकालते हैं। और चतुर्थक विचलन में श्रेणी के केवल 50% भाग ही शामिल होता है। ये कथन भी सही है। तो यहां पर अगर हम देखें असत्य कथन में से हम कह सकते हैं ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माध्य विचलन मीन डेविएशन की गणना करते समय पदों के धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सभी को धनात्मक माना जाता है, पॉजिटिव। बिल्कुल सही है। ठीक है, मीन डेविएशन में क्या करते हैं, जो भी डेविएशन निकालते हैं उनका जो साइन होता है उसको इग्नोर करते हैं, सबको क्या मानते हैं? पॉजिटिव। और दूसरा है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करते समय पदों के धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों पर ध्यान दिया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डेविएशंस माइनस के होंगे उनको माइनस में लिखा जाएगा और प्लस वाले को प्लस में। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, किसी श्रेणी की इकाइयों के विक्षेपण मापने की सबसे वैज्ञानिक विधि। ठीक है, विक्षेपण होता है आपका डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन को मापने की जो साइंटिफिक मेथड है किसको कहा जाता है? मानक विचलन या प्रमाप विचलन, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किसी विच्छिन्न श्रेणी के में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन तथा प्रमाक विचलन में संबंध होता है। तो माध्य विचलन जो होता है वो प्रमाप विचलन से ज्यादा होता है। करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको एक बार और देख लेते हैं। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन तथा प्रमाप विचलन में संबंध है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और चतुर्थक विचलन में जो संबंध होता है वो होता है 6 इंटू क्यू डी इज इक्वल टू 5 इंटू एम डी इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पर अगर हम देखें माध्य विचलन जो होगा वो प्रमाप विचलन से कम होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समांतर माध्य से लिया गया विचलनों का वर्ग न्यूनतम होता है। तो यहां पे देखिए हम तो जो विचलनों का वर्ग न्यूनतम समांतर माध्य से होता है, बिल्कुल सही होगा। और दूसरा है प्रमाप विचलन में आधी इकाइयों को शामिल किया जाता है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का वर्ग न्यूनतम होता है। और दूसरा है प्रमाप विचलन में आधी इकाइयों को। ये कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रमाप विचलन की गणना करने में क्या होता है, सभी मूल्यों को लिया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी आंकड़े समूह से निकाले गए समांतर माध्य से विभिन्न इकाइयों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल मानक विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीन से डेविएशन निकालते हैं, फिर उनका हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, फिर उसमें n का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में एवरेज आ जाएगा, और फिर उसका हम क्या करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं, वर्गमूल। तो पहला कथन बिल्कुल सही है।
और दूसरा है मानक विचलन के वर्ग को प्रसरण कहते हैं। ठीक है, प्रसरण वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। तो दोनों कथन आपके यहाँ पे सही हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखिए, एक पूर्ण समूह में 250 वस्तुएं हैं जिनका समांतर माध्य 15.6 और प्रसरण दे रखा है। प्रसरण क्या होता है, प्रमाप विचलन का स्क्वायर 13.44 है। इसके एक समूह का जिसमें 100 वस्तुएं हैं उसका समांतर माध्य 15 है और मानक विचलन 3 है। तो दूसरे समूह का समांतर माध्य एवं मानक विचलन, तो देखिए सामूहिक समांतर माध्य जो होता है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, उसका फॉर्मूला होता है x बार 1 2 इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख के क्या करना है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन जो समांतर माध्य है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x बार 1 2 का मतलब क्या हो गया, दोनों जो ग्रुप हैं उसका समांतर माध्य हमारे पास में कितना है 15.6 दे रखा है, जो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, n1 कितना है, तो पहले ग्रुप में 100 वस्तुएं हैं तो n1 कितना हो गया 100 और x बार 1 कितना हो गया 15, ये हमको दे रखा है। फिर हो जाएगा प्लस n2 कितना हो जाएगा, बाकी बचे हुए 250 में से 100 को माइनस कर दिए, n2 कितना आ जाएगा आपका n2 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, 150 और x बार 2 हमारे पास में नहीं है तो x बार 2 हम ऐसा कैसे लिख देंगे, अपॉन में n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा 250। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसरण को निकालने के लिए सबसे पहले समांतर माध्य की गणना करनी पड़ती है। ठीक है, प्रसरण क्या होता है, प्रमाप विचलन का स्क्वायर, और प्रमाप विचलन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम सबसे पहले मीन निकालेंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा है माध्य विचलन एवं मानक विचलन की गणना में कोई अंतर नहीं है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो कैलकुलेशन होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही होगा, ऑप्शन आपका ए। अगला है प्रसरण गुणांक। ठीक है, यहाँ विचरण गुणांक जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, x बार मीन का डिवाइड करते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, यदि किसी श्रेणी का प्रसरण 25 और समांतर माध्य 10 हो तो उसका प्रसरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन का डिवाइड करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे हमको प्रसरण दे रखा वेरिएंस जो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो 25 का अंडर करेंगे कितना आ जाएगा 5 अपॉन मीन कितना है आपका 10, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 100 से। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 50%। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, लोरेंज वक्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक्स अक्ष पर मापदंड 0 से 100 लेकर संचयी आवृत्ति कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको प्रतिशत में बताते हैं, परसेंटेज में, बिल्कुल सही है। 0 से 100 को विकर्ण रेखा जो डायगोनल होता है उससे मिलाते हैं और इस रेखा को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन समान वितरण रेखा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर समान वितरण रेखा से लोरेंज वक्र की नजदीकी विक्षेपण की अधिक मात्रा को दर्शाती, ये गलत है। जो वक्र लोरेंज वक्र समान वितरण रेखा के जितना पास होगा उसमें अपकिरण की मात्रा डिस्पर्जन क्या होगा उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि माध्य कम है बहुलक से तो विषमता क्या होगी। ठीक है, माध्य का जो मान है वो कम है और बहुलक क्या है ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, विषमता जो है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, ऋणात्मक कब होती है, जब समांतर माध्य कम होता है मध्यिका से और कम होता है बहुलक से। ठीक है, यहाँ पे बहुलक ज्यादा है इसलिए क्या होगा, जो स्क्यूनेस है विषमता है वो नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। अगला देखिए,
निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। यदि माध्य भू-इष्टक से बड़ा हो तो विषमता भी ऋणात्मक होगी। ठीक है, माध्य अगर बड़ा है मीन मोट से, तो क्या होता है, विषमता ऋणात्मक नहीं होगी, क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन तो आपका गलत है। दूसरा है, विषमता धनात्मक होगी यदि Q3 माइनस Q2 ज्यादा है Q2 माइनस Q1 से, बिल्कुल सही कथन है। और फिर यदि μ3 का मान ऋणात्मक हो तो विषमता भी ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, बी और सी दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। अगला देखिए, यदि आवृत्ति वितरण का वक्र एक घंटी के आकार का हो इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, विषमता का अभाव होगा। ठीक है, यहाँ पे समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक तीनों के मूल्य क्या होंगे, समान होंगे। अगला देखिए, सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है। सहसंबंध विधि दो चरों में संबंध तथा भिन्नता और उसकी सीमा को ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल सही है। शिक्षण सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। अनुसंधान हेतु उपकरणों को तैयार करने, उनकी विश्वसनीय तथा वैधता की जांच करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सभी में इसका प्रयोग हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब केवल दो चरों के मूल्यों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है तो उसे सरल सहसंबंध कहते हैं। सिंपल कोरिलेशन बिल्कुल सही है, दो चरों में संबंध को देखा जाएगा। और फिर जब दो से अधिक चर मूल्यों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम बहुगुणी कहेंगे। ठीक है, आंशिक नहीं कहेंगे, क्यों, आंशिक के लिए क्या जरूरी है, अन्य चरों को भी स्थिर माना जाता है। और फिर तीसरा है, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर मूल्यों का एक आश्रित मूल्य के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, बहुगुणी सहसंबंध। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन होता है। पहला और तीसरा कथन हमारा सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, जब दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन किया जाता है लेकिन उसमें से केवल दो चर मूल्यों के पारस्परिक संबंध की गणना की जाती है और अन्य चर मूल्यों के प्रभाव को स्थायी स्थिर अगर मान लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन, आंशिक सहसंबंध कहेंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या में 20% की वृद्धि करने पर कंपनी के उत्पादन में 20% की वृद्धि का रेखीय सहसंबंध का ग्राफीय प्रदर्शन एक सीधी सरल रेखा के रूप में होगा। बिल्कुल सही है। और वक्र रेखीय सहसंबंध का ग्राफीय प्रदर्शन एक वक्र होता है, लेकिन चरों में परिवर्तन का अनुपात हमेशा समान होता नहीं, समान नहीं होगा। ठीक है, रेखीय के लिए क्या जरूरी है, दोनों चरों के बीच में जो परिवर्तन का अनुपात है वो अलग अलग होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, जब अंकित बिंदुओं का समूह बाईं ओर के कोने से दाईं ओर ऊपर वाले कोने की ओर उठते हो इस तरीके से, तो इसको पूर्ण धनात्मक संबंध कहा जाएगा नहीं। ठीक है, पूर्ण धनात्मक के लिए क्या जरूरी है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन में बिंदु आने चाहिए थे सारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम धनात्मक संबंध कहेंगे लेकिन पूर्ण धनात्मक नहीं कहेंगे, तो पहला तो गलत हो गया आपका। दूसरा है, जब अंकित बिंदुओं का समूह बाईं ओर के ऊपर वाले कोने से दाईं ओर नीचे वाले कोने के गिरते हैं तो दो श्रेणियों में चर मूल्यों में ऋणात्मक संबंध पाया जाएगा इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पूर्ण ऋणात्मक नहीं होगा लेकिन ऋणात्मक है। तो यहाँ पे आपका पहला केवल कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहसंबंध दो चरों ए तथा बी के संबंध की मात्रा की माप करता है, जबकि प्रतिगमन दो चरों में संबंध की प्रकृति का अध्ययन करके यह बताता है कि एक चर मूल्य के आधार पर दूसरे चर का प्रत्याशित मूल्य क्या होगा। बिल्कुल सही है।
ठीक है, रिग्रेशन से हम क्या निकालेंगे, एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं। और कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है सहसंबंध द्वारा भावी अनुमान नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर के बारे में अगर हमको कुछ प्रेडिक्ट करना है तो कोरिलेशन का नहीं प्रयोग करें, किसका यूज करेंगे, रिग्रेशन का, प्रतिगमन का। तो यहां पर अगर हम देखें तो दूसरा कथन भी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंध के अध्ययन करने वाली डैश डैश विधि को सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध गुणांक जो वे कौन सी है, अल्जेब्रिक, ठीक है, बीज गणितीय विधि होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। सहसंबंध ज्ञात करने की विक्षेप चित्र विधि, स्कैटर डायग्राम को बिंदु रेखी विधि के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है। सहसंबंध ग्राफ विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं, जबकि विचलन विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना करते नहीं, ये गलत लग रहा है। तीसरा है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की विधि सहसंबंध की बीजगणितीय विधि का उदाहरण, तो असत्य कथन आपका हो गया ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो चरों के बीच शक्तिशाली अथवा दुर्बल एवं सकारात्मक अथवा नकारात्मक संबंध को प्रतिक्षेप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है। और सहसंबंध के मुख्य परिणामों को सहसंबंध गुणांक कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, ए तथा बी के बीच सहसंबंध गुणांक प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, किसका होता है, कोवेरियंस का, ठीक है, सहविचरण का, ऑप्शन ए। अगला देखिए, कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक की विधि आधारित है। ठीक है, कार्ल पियर्सन की मेथड में समांतर माध्य और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सहसंबंध का गुणांक का मुख्य परिणाम जाना जाता है इसके गुणांक से, ठीक है, कोफिशिएंट से, ऑप्शन ए। अगला है, यदि r इक्वल टू +1 है तब क्या होगा। r इक्वल टू +1 का मतलब क्या हो गया, दो चरों के बीच में एक ही दिशा में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाना चाहिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, श्रेणी ए तथा बी के चर मूल्यों का स्पेयर कोटि अंतर सहसंबंध, स्पेयरमैन की जो रैंक डिफरेंस मेथड है उसमें कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, -1। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो संबंध है वो कौन सा होगा, परफेक्ट नेगेटिव होगा, पूर्ण ऋणात्मक संबंध होगा। अगला है, पूर्ण सहसंबंध हेतु चरों के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पूर्ण सहसंबंध के लिए दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो चरों के बीच में एक ही दिशा में परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। विपरीत दिशा में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, वो भी पूर्ण ऋणात्मक संबंध होगा। और इसमें भी क्या होना चाहिए, परिवर्तन का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। तो दिशा अलग अलग हो सकती है, लेकिन परिवर्तन का अनुपात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, इसको आप और चेक कर सकते हैं। अगला है, प्रकाश के बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने का संबंध किसका उदाहरण है। तो दोनों चरों में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। और जब एक ही दिशा में परिवर्तन होगा, सेम डायरेक्शन में अगर चेंज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और भी कुछ एमसीक्यूज है जिस पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।